हेलो नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 10 फरवरी का एडिटोरियल सेशन। स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कुछ कोर्सेज़ के बारे में। एक तो ये ग्रामर का कोर्स जिसमें 4 टॉपिक्स मैंने बताया था कंप्लीट हो चुके हैं। टॉपिक नंबर 5 वॉइस भी आज शायद कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम इसमें नरेशन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे और कोर्सेज़ भी हैं, इस एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं। ये एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी आपको नज़र आएगा। इस तरीके के कुछ कोर्सेज़ यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। इन कोर्सेज़ में एक क्लोज टेस्ट और पैराजंबल का कोर्स है। क्लोज टेस्ट और पैराजंबल के अतिरिक्त यहाँ पे कुछ ई बुक्स भी हैं। एक वेंसडे को स्टार्ट होने वाला है, तो आज से ये बैच स्टार्ट होगा। इसमें रजिस्ट्रेशन अगर नहीं करवाया आपने तो इस पे जुड़ जाएं आप। यहाँ 2 एडिटोरियल्स पर डे मिलते हैं। यूट्यूब पर एक एडिटोरियल मिलता है। इस एडिटोरियल के अतिरिक्त जो आप शाम को 5 बजे देखते हैं, एक और एडिशनल एडिटोरियल आपको यहाँ प्रोवाइड होगा। दोनों एडिटोरियल्स की पीडीएफ मिलेगी। यूट्यूब पर पीडीएफ अवेलेबल नहीं होता है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा फीचर्स के रूप में उपलब्ध करवाई जाएंगी। तो आइए स्टार्ट करें कॉमन एरर्स में पहला क्वेश्चन, अ सिंगल कंट्रोवर्शियल ट्रांजैक्शन could scuttle the momentum behind such plan and India can ill afford it। स्कटल जो शब्द है इसका मतलब डिस्ट्रॉय करना है, हालांकि मैं सब चीज़ें लिखवा ही दूंगा आपको एडिटोरियल में। अ सिंगल कंट्रोवर्शियल ट्रांजैक्शन की एक भी अगर कोई विवादास्पद ट्रांजैक्शन हुआ, लेन देन को ट्रांजैक्शन बोलते हैं कि अगर एक भी कोई विवादास्पद ट्रांजैक्शन हुआ तो वो हो सकता है, कुड यहाँ पॉसिबिलिटी बता रहा है कि वो पूरा जो मोमेंटम है, पूरा जो माहौल बना है उसको डिस्ट्रॉय कर दे, ख़त्म कर दे, बर्बाद कर दे। बिहाइंड सच अ प्लान, यहाँ पे प्रॉब्लम है सच अ प्लान। सच के बाद में जब नाउन आप काउंटेबल लगाते हो तो उससे पहले आपको आर्टिकल तो लगाना ही पड़ेगा, सच अ प्लान लगाएंगे, ठीक है। या फिर यहाँ पे नाउन प्लूरल ही होता तो फिर हमें ए एन की आवश्यकता नहीं पड़ती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाउ दैट द पॉलिसी इज इन प्लेस। अब जब योजना यहाँ पे लागू कर दी गई है, पॉलिसी यहाँ पे आ चुकी है, टैक्टफुल एग्जीक्यूशन विल बी सो क्रिटिकल। टैक्टफुल मतलब रणनीतिक, पूरा सोच समझ के। जो एग्जीक्यूशन का मतलब एग्जीक्यूट करने का प्रोसेस, लागू करने की प्रक्रिया। भाई पॉलिसी तो ठीक है, अस्तित्व में है फिलहाल, लेकिन इसको किस तरीके से लागू करना है, ये जो चीज़ है वो ज़्यादा क्रिटिकल होगी। क्रिटिकल का मतलब है महत्वपूर्ण, वो उतनी ही महत्वपूर्ण होगी जितना कि डील करना है किससे, जो पॉकेट ऑफ रेजिस्टेंस है। पॉकेट रेजिस्टेंस का मतलब होता है ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हु अपोज चेंजेस। एक छोटा सा ग्रुप लोगों का जो कि बदलाव का विरोध करता है, उसे बोलते हैं पॉकेट्स ऑफ रेजिस्टेंस। ये आपको मिल जाएगा एडिटोरियल में। तो ये उतना ही महत्वपूर्ण जितना कि इन लोगों से निपटना है जो कि क्रॉप अप होंगे, इमर्ज होंगे। तो यहाँ पे दोस्तों सो क्रिटिकल नहीं आएगा, एज क्रिटिकल एज आएगा, क्योंकि सो एज का प्रयोग हम नेगेटिव सेंटेंसेज में करते हैं, लेकिन एज का प्रयोग आप नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों प्रकार के सेंटेंसेज में कर सकते हैं। तो यहाँ पे चूंकि सेंटेंस नेगेटिव नहीं है, नोट नहीं नजर आ रहा है, इस कारण से आप एज का प्रयोग करेंगे। आंसर होगा 2 नंबर। थर्ड देखिए, इट कैन बी नो वंस केस। तो यहाँ पे कहना चाहता है कि ये इट कैन बी, ये हो सकता है, नो वंस केस मतलब किसी का भी ये मामला नहीं हो सकता। दैट इंडियाज पब्लिक सेक्टर रिमेन, कि भारत का जो पब्लिक सेक्टर है, ये पीएसयू के लिए है कि भारत का जो मतलब सरकारी क्षेत्र है, एट द कमांडिंग हाइट्स। कमांडिंग हाइट्स का मतलब क्या होता है? कमांडिंग हाइट्स का मतलब उल्लेखनीय उपलब्धि। कहने का मतलब कि आज वर्तमान में ये सबको पता है कि भारत का जो ये सेक्टर है, सरकारी क्षेत्र है, ये मतलब उल्लेखनीय उपलब्धि में नहीं है, अर्थव्यवस्था में बहुत बड़े स्तर पर नहीं है, ये कहना चाहता है। तो इट कैन बी नो वंस केस दैट इंडियाज पब्लिक सेक्टर रिमेंस आएगा, क्योंकि पब्लिक सेक्टर सिंगुलर है तो यहाँ पे रिमेंस आना चाहिए। ये प्लूरल वर्ब दे रखी है, आपका आंसर होगा 2 नंबर। अब हम पढ़ते हैं पूरे विस्तार से इस एडिटोरियल को। बी लिटेड बट बोल्ड, बट कंजंक्शन है, बोल्ड एडजेक्टिव है, बी लेटेड भी एडजेक्टिव है। बी लेटेड का मतलब होता है मतलब थोड़ा सा अधिक डिले हो जाना, जितना आपने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा डिले हो जाने को बोलते हैं बी लेटेड, ठीक है। कमिंग लेटर देन एक्सपेक्टेड, इसको इस तरह से लिख सकते हो आप, कमिंग लेटर देन एक्सपेक्टेड। जितना आपने आशा लगाई थी, जो आपने एक्सपेक्ट किया था, उसके बाद में होने को बोलते हैं बी लेटेड। द गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लान्स फॉर 21-22, तो गवर्नमेंट की जो खर्च करने की योजना है, स्पेंडिंग प्लान्स है फॉर 21-22, कब की? 2021-22 की। हिंज ऑन, तो ये जो प्लान्स है, प्लान्स प्लूरल है, इसको देखकर हिंज ऑन है। हिंज ऑन का मतलब वही होता है जो यहाँ बैंक ऑन का मतलब है, निर्भर होना। तो लिख सकते हैं आप हिंज ऑन, इससे मतलब है डिपेंड ऑन, इसका मतलब है बैंक ऑन, या फिर आप कर सकते हो रेस्ट ऑन। ये सब इसके सिनोनिम्स में आएंगे, ठीक है। गवर्नमेंट की जो खर्च करने की योजना है 21-22 के लिए, वो निर्भर है किस पर? बेटर कंप्लायंस पर।
बेटर कंप्लायंस का मतलब है अधिक अच्छे से मतलब पालन किया जाए चीज़ों का। कंप्लायंस का मतलब होता है, आप इसको कन्फॉर्मिटी कह सकते हो, या तो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसी के अकॉर्डिंग काम करना, या फिर इसे आप ओबीडियंस भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? ओबीडियंस। तो भारत की जो खर्च करने की योजना है 2021-22 के लिए कि कितना पैसा यहाँ पे निवेश करेगा भारत, वो जो है वो निर्भर करता है बेटर कंप्लायंस पर। मतलब अधिक अच्छे से अगर आप पालन करें किसका? लिफ्टिंग टैक्स कलेक्शंस। अब लिफ्टिंग का मतलब उठाते हुए, टैक्स कलेक्शंस का मतलब टैक्स का संग्रह, कि जितना भी टैक्स हम कलेक्ट करते हैं अगर आपने ओबीडियंस सही तरीके से किया तो टैक्स कलेक्शन ज़्यादा हो जाएगा। तो उस बात पर डिपेंड करता है भारत का जो स्पेंडिंग प्लान्स है। और किस पर डिपेंड है? एंड एन एम्बिशियस प्लान, और एक जो महत्वाकांक्षी योजना है, एम्बिशियस महत्वाकांक्षी एडजेक्टिव है, एन डिटर्मिनर है, प्लान नाउन है, टू रेज नॉन टैक्स रेवेन्यू। रेज का मतलब बढ़ाना होता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू, रेज ट्रांजिटिव वर्ब है, रेज के बाद जो ऑब्जेक्ट लगता है वो हमेशा मतलब ऑब्जेक्ट लगेगा ही, एक राइज वर्ब होती है RISE, उसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं आता है, वो इनट्रांजिटिव वर्ब होती है। तो इसकी जो एम्बिशियस योजना है क्या? नॉन टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाने की। नॉन टैक्स रेवेन्यू का मतलब है एक ऐसी आय, ऐसा रेवेन्यू जो टैक्स के माध्यम से प्राप्त नहीं होता, किसी और माध्यम से प्राप्त होता है, उसको बढ़ाने की भी योजना है, उस पर यह डिपेंड करता है। ठीक है। तो बहुत सामान्य बात हो गई है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, तो ये वित्त मंत्री हैं भारत की, हैज़ अनाउंस्ड, इन्होंने अनाउंस किया है लार्ज स्केल मोनेटाइजेशन। लार्ज स्केल मतलब बड़े स्तर पर, मोनेटाइजेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ से पैसा कमाना। ठीक है, अगर आप किसी चीज़ को मोनेटाइज करते हैं इसका मतलब आप उस चीज़ से पैसा कमाते हो। तो मोनेटाइजेशन को, बहुत बड़े स्तर पर मोनेटाइजेशन का अनाउंसमेंट किया है। और मोनेटाइजेशन किससे? गवर्नमेंट सेक्टर असेट्स, जो भी गवर्नमेंट की संपत्ति है, गवर्नमेंट सेक्टर में जो संपत्ति आती है, असेट्स आते हैं उनसे। इंक्लूडिंग, ये प्रेपोजिशन हो गया, इसमें शामिल है वास्ट ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड। वास्ट का मतलब विशाल, ह्यूज। ट्रैक्ट्स का मतलब होता है, आप कह सकते हो स्ट्रेच। ट्रैक्ट का मतलब स्ट्रेच, मतलब बड़ा भाग कह रहा है लैंड, जमीन का, तो जमीन के बड़े बड़े भाग उसमें ये शामिल है। एंड इज बैंकिंग ऑन, और निर्भर है, और निर्भर है क्या? बैंकिंग ऑन डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब विनिवेश, इन्वेस्टमेंट का ऑपोजिट है। इन्वेस्टमेंट में का मतलब पैसा आप डालते हो, निवेश करते हो। जब आप पैसा निकाल लेते हो तो उसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, और किस पर डिपेंड करता है? डिसइन्वेस्टमेंट पर। रिसीट्स का मतलब, इसको रिसिप्ट नहीं पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं? रिसीट्स पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? रिसीट्स। तो ये रिसीट्स का मतलब है प्राप्तियां, और कितनी प्राप्तियां? 1.75 लाख करोड़ की प्राप्तियां, 1.75 लाख करोड़ रुपए की प्राप्तियां। ठीक है, दिस इंक्लूड्स, इसमें शामिल है लाइकली इनफ्लोज। लाइकली का मतलब संभावित, इनफ्लोज से मतलब क्या है? इनफ्लोज का मतलब है जो आगमन है, जो पैसा आ रहा है आपके पास। एक होता है आउटफ्लो, इसका मतलब जो पैसा आपके पास जा रहा है, आपके पास से कोई पैसा जा रहा है तो वो आउटफ्लो है, जो पैसा आ रहा है उसे क्या कहते हैं? इनफ्लो कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इंक्लूड्स लाइकली इनफ्लोज, कि इसका मतलब ये हुआ, ये शामिल करता है संभावित जो इनफ्लो है, जो पैसा आएगा किससे? स्ट्रेटेजिक सेल ऑफ एंटिटीज से। स्ट्रेटेजिक का मतलब रणनीतिक, जिसके लिए आपने रणनीति बनाई है, प्लानिंग की है। सेल का मतलब बिक्री, ये नाउन है। एंटिटीज़ का मतलब होता है जो भी कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, जो भी कोई ग्रुप हो, उसको बोलते हैं, कंपनीज को बोलते हैं। सच एज, जैसे कि उदाहरण देने के लिए सच एज का प्रयोग करते हैं, जैसे कि एयर इंडिया है, BPCL है, ये उदाहरण दिया है। कैरिड फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है? भी आप जैसे मान लीजिए मैं इसी डिस्कशन को अगले स्लाइड में लेके जाऊंगा तो मैं कैरी फॉरवर्ड करूंगा, मतलब आपने ये पहले भी डिस्कस किया था, पिछले साल के प्लान है, उसी को कैरी फॉरवर्ड किया है, उसी योजना को आगे बढ़ा रहे हैं। एक बार फिर समझना, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो हैं उन्होंने अनाउंस किया है लार्ज स्केल मोनेटाइजेशन का। क्या अनाउंस किया है? कि बहुत बड़े स्तर पर यहाँ मोनेटाइजेशन किया जाएगा गवर्नमेंट सेक्टर असेट्स का, जिसमें शामिल है बहुत बड़ा भाग, ज़मीन का मतलब बड़े टुकड़े हैं वो भी शामिल हैं, उसका विमुद्रीकरण किया जाएगा। मतलब उसका विमुद्रीकरण तो नहीं कहेंगे, इसका मतलब मुद्रीकरण कहो कि पैसा इससे आएगा, है ना, गवर्नमेंट के पास। और यहाँ पे ये भी अनाउंसमेंट किया है कि वो डिपेंड है किस पर? ये जो असेट्स पे मोनेटाइजेशन की बात है ना, वो डिपेंड किस पर है? ये डिसइन्वेस्टमेंट रिसीट्स पर डिपेंड है। 1.75 लाख करोड़ इनको प्राप्तियां होंगी, इतनी विनिवेश से, पैसा निकाल लेने से, प्राइवेट सेक्टर में भेज दे। विनिवेश का सीधा सा मतलब है कि आपने अपना निवेश हटा दिया, आपने वो चीज़ें जो PSU के तहत थी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के तहत थी, उसको भेज दिया आपने प्राइवेट एंटिटीज़ के पास।
तो इसके ये हो गया। दिस इंक्लूड्स, इसमें शामिल है लाइकली इनफ्लोज, मतलब ये जो दे रखा 1.75 लाख करोड़ इसकी बात कर रहा है, इसमें शामिल है कहाँ से पैसा आएगा। संभवतया यहाँ पे कुछ एंटिटीज़ हैं उनकी बिक्री की जाएगी स्ट्रेटेजिक तौर पर, जैसे कि एयर इंडिया और BPCL, इनको बेचने से, इनको प्राइवेट सेक्टर के अधीन कर देने से ये पैसा आएगा। कैरीड फॉरवर्ड फ्रॉम दिस ईयर्स प्लान्स, तो ये जो चीज़ है वो इस साल के जो योजना है उसी से कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा है ना, उसी को कैरी फॉरवर्ड किया गया है, उसी को आगे बढ़ाया गया है। आगे देखिए, द लिस्टिंग ऑफ LIC। अब लिस्टिंग का मतलब यहाँ पे है शेयर मार्केट में लिस्टिंग होती है किसी कंपनी की, कि आप उस कंपनी के शेयर खरीद सकते हो, बेच सकते हो। अब ये शेयर मार्केट में उपलब्ध है, इसका IPO लॉन्च किया गया था। तो ये जो लिस्टिंग ऑफ LIC है, तो LIC की जो लिस्टिंग है कुड भी, ये हो सकता है कंप्लीट की जाए एज वेल, है ना, साथ ही। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि LIC की लिस्टिंग भी यहाँ पे कंप्लीट की जाए, ऐसी संभावना भी है। कहने का मतलब ये भी निजीकरण की ओर बढ़ता हुआ कदम हो सकता है। विद नेसेसरी अमेंडमेंट्स, नेसेसरी आवश्यक अमेंडमेंट, संशोधन इन द फाइनेंस बिल, तो वित्तीय जो विधेयक होता है, वित्तीय जो बिल होता है उसमें आवश्यक संशोधन के साथ। एंड दैट अलोन, और ये जो अकेली चीज़ है, कुड बोल्स्टर द रेवेन्यू किट, ये बोल्स्टर कर सकती है। बोल्स्टर का मतलब हो गया स्ट्रेंथन करना, मजबूती देना, है ना, और अधिक सुदृढ़ करना। रेवेन्यू किट्टी, किट्टी का मतलब होता है फंड, जो भी धनकोष है उसको बोलते हैं किट्टी, ठीक है, पूल को बोलते हैं किट्टी। तो कह रहा है कि LIC की लिस्टिंग है वो भी की जा सकती है, और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फाइनेंस बिल में कुछ अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे। और ये जो चीज़ है वो अकेली चीज़, मतलब अगर ये हो गया काम तो ये अकेला ही क्या कर सकता है, जो रेवेन्यू किट्टी है उसको बोल्स्टर करेगा, जो राजकोष है, जो पैसा है सरकार के पास, उसको बहुत अधिक मात्रा में बढ़ा देगा, ठीक है। मोस्ट सिग्निफिकेंट, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, हाउएवर, हालांकि, हाउएवर एडवर्सेटिव स्टेटमेंट्स को डिनोट करने के लिए आता है, एडवर्ब भी होता है, कंजंक्शन भी होता है। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पे है, इज द न्यू स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। वो क्या है, जो नया रणनीतिक डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश पॉलिसी है, ठीक है। स्ट्रेटेजिक इसलिए क्योंकि कुछ सोचकर, कुछ प्लान करके, कुछ वेलफेयर के लिए, देश के वेलफेयर के लिए कुछ सोचा होगा इन्होंने, तो इसलिए इसको स्ट्रेटेजिक नाम दिया गया। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है एक विनिवेश की नई नीति, किसके लिए, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज के लिए। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज को आप PSU भी कह सकते हैं। एंटरप्राइजेज का मतलब इंडस्ट्रीज होती हैं, कंपनीज होती हैं, ठीक है। पब्लिक सेक्टर का मतलब सरकार के स्वामित्व वाली हैं, सरकार का जिस पे कंट्रोल है, तो उनके लिए कुछ योजना बनाई है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। एंड द प्रॉमिस टू प्राइवेटाइज 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स, और यहाँ पे प्रॉमिस किया गया है कि 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को क्या किया जाएगा, प्राइवेटाइज किया जाएगा, निजीकरण किया जाएगा। एंड अ जनरल इंश्योरेंस कंपनी, और एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी है उसका भी निजीकरण किया जाएगा इन द ईयर, इस वर्ष में, ठीक है। द पॉलिसी जो है, प्रॉमिस्ड एज पार्ट ऑफ द आत्मनिर्भर भारत पैकेज, पॉलिसी जिसका कि प्रॉमिस किया गया किस रूप में, आत्मनिर्भर भारत पैकेज के रूप में, ठीक है। पॉलिसी, कौन सी पॉलिसी, जैसा कि वादा किया गया था कि आत्मनिर्भर भारत एक पैकेज घोषित किया गया था, उसी का ये पार्ट था। स्टेट्स, अब ये पॉलिसी क्या बताती है, स्टेट का मतलब बताना, ये बताती है कि द गवर्नमेंट विल एग्जिट ऑल बिजनेसेस, की गवर्नमेंट जो है वो एग्जिट करेगी उन सभी व्यापार से, सभी व्यवसाय से, इन नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स। अब देखो, स्ट्रेटेजिक सेक्टर का मतलब होता है बैंकिंग, इंश्योरेंस, एटॉमिक एनर्जी, मतलब डिफेंस कह दो, एनर्जी कह दो, ठीक है। तो बैंकिंग, इंश्योरेंस, डिफेंस और आपका ये जो एनर्जी सेक्टर है, इनको छोड़कर बाकी सेक्टर बच गए, वो नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताती है ये पॉलिसी कि गवर्नमेंट जो है एग्जिट करेगी सभी बिजनेसेस में। बिजनेसेस कौन से, जो नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर हैं, वहाँ से एग्जिट करेगी विद ओनली ए बेयर मिनिमम प्रेजेंस, और गवर्नमेंट का स्वामित्व तो रहेगा लेकिन बेयर मिनिमम मतलब बिल्कुल न्यूनतम रहेगा। तो न्यूनतम यहाँ पे उपस्थिति रहेगी गवर्नमेंट की इन 4 ब्रॉड सेक्टर्स, 4 बड़े सेक्टर्स में, 4 बड़े सेक्टर्स कौन से हैं वो यहाँ पे नीचे दे रखा है। दीज स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स आर, ये जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, एटॉमिक एनर्जी है, स्पेस है, डिफेंस है, ट्रांसपोर्ट है, टेलीकॉम है, पावर है, पेट्रोलियम है, कोल एंड अदर मिनरल्स, ये कुछ सेक्टर्स हैं, इनको भी स्ट्रेटेजिक कहा गया है। एंड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, तो ये सेक्टर्स के नाम है, यहाँ तो कुछ पढ़ने की जरूरत आपको है नहीं, ठीक है। आगे देखिए, इन इंडियाज ब्रीफ बट टॉर्चस हिस्ट्री, टॉर्चस एडजेक्टिव हो गया भाई, हिस्ट्री नाउन है, टॉर्चस का मतलब आप डिस्टोर्टेड कहोगे, टॉर्चस का मतलब डिस्टोर्टेड, विकृत कह दो, डिस्टोर्टेड, विकृत कह सकते हो, ठीक है। या फिर आप इसको एम्बिग्यूअस भी कह सकते हो, संदिग्ध, या ट्विस्टिंग कह सकते हो, घुमावदार,
ठीक है, या पेचीदगीपूर्ण कॉम्प्लिकेटेड भी कह सकते हो। अब वो संदर्भ देखो, उसके अकॉर्डिंग मीनिंग निकालना है इसका, ये सब इसके मीनिंग होंगे। तो क्या कह रहा है, इन इंडियाज ब्रीफ बट टॉर्चरस हिस्ट्री, भारत का इतिहास, कैसा इतिहास, संक्षिप्त इतिहास लेकिन टॉर्चरस हिस्ट्री, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड, जटिल इतिहास है ना, पूरा संदिग्ध इतिहास। ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, किसका, विनिवेश का। सिंस इट बिगेन लिस्टिंग, कब से, जब से कि भारत ने, इट भारत के लिए है, बिगेन शुरू किया, बिगिन के बाद में सीधा आईएनजी फॉर्म का मतलब है कि जेरेंड लेता है बिगेन अपने बाद में, कि जब भारत ने शुरू किया था पीएसयूज की लिस्टिंग को। पीएसयू का मतलब बताया मैंने आपको, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को बोलते हैं पीएसयू। जो भी सरकार के स्वामित्व वाला सेक्टर है उसे पीएसयू कहा जाता है। तो जब से पीएसयूज की लिस्टिंग शुरू की थी, किसमें, स्टॉक मार्केट्स में। लिस्टिंग का मतलब ये स्टॉक मार्केट में उसको उतार देना, जहां पे शेयर खरीदे बेचे जा सकते हैं, उसको बोलते हैं। थ्रू माइनॉरिटी स्टेक सेल्स इन द 1990s, थ्रू के माध्यम से, माइनॉरिटी का मतलब बहुत ही कम, स्टेक का मतलब हिस्सेदारी, शेयर, सेल्स का मतलब बिक्री, इन द 1990s, 1990 के दशक में। दिस इज अनडाउटेडली, ये बेशक, द बोल्डेस्ट स्टांस, ये सबसे साहसिक, स्टांस का मतलब होता है नजरिया, स्टैंड पॉइंट, व्यू पॉइंट, लिख लीजिएगा, व्यू पॉइंट बोलते हैं, स्टैंड पॉइंट बोलते हैं, यट मतलब अब तक का, ठीक है। ये अब तक का अनटिल नाउ के अर्थ में आ रहा है, अनटिल नाउ के अर्थ में यट का प्रयोग करते हैं, एडवर्ब होता है, तो अब तक का सबसे बोल्डेस्ट ये स्टेप है। एक बार फिर समझना, भारत का संक्षिप्त इतिहास रहा है डिसइन्वेस्टमेंट का, लेकिन रहा है बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड इतिहास। जब से भारत ने पब्लिक सेक्टर जो अंडरटेकिंग्स हैं उनकी, ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का प्लूरल किया है, इसलिए इसने क्या किया, एस जोड़ रखा है। जब से पीएसयूज की लिस्टिंग शुरू की है स्टॉक मार्केट्स में, तब से लेकर जो इतिहास रहा है भारत का, वो देखो, वो बहुत ही संक्षिप्त रहा है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड रहा है। और यहाँ पे लिस्टिंग शुरू कैसे करी, माइनॉरिटी स्टेक सेल्स इन द 1990s, 1990 के दशक में, मतलब थोड़ा बहुत हिस्सेदारी बेचना शुरू किया था भारत सरकार ने। दिस इज अनडाउटली, तो उस अगर बात करें उसको देखते हुए, तो ये अब तक का सबसे साहसिक कदम है, इतने बड़े स्तर पर कभी भी नहीं किया गया। ऑन इंटेंट, अगर इरादे की बात करें, इंटेंट का मतलब इंटेंट से इंटेंशन बनता है, इरादा। अगर इरादे की बात करें, सरकार के इरादे क्या हैं, तो इट गोज फर्दर देन द AB वाजपेयी गवर्नमेंट्स सेल्स ऑफ द डजन ओड पीएसयूज। ओड का मतलब आप कह सकते हो अलग अलग प्रकार की, सेपरेट, डिफरेंट। तो इरादे की बात करें, इट गोज फर्दर, तो यह है मतलब ये गवर्नमेंट आज की वर्तमान सरकार के लिए है। गोज फर्दर, ये कहीं आगे निकल गई है, देन किसकी तुलना में आगे निकल गई है, द AB वाजपेयी गवर्नमेंट्स, जो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार थी उसकी जो उन्होंने जो बिक्री की थी, उन्होंने जो सेल किया था, अ डजन ओड पीएसयूज, लगभग दर्जन भर पीएसयूज को सेल किया था, उससे कहीं आगे निकल गई है। फ्रॉम होटल्स टू ब्रेड मेकर्स, और वहाँ जो पीएसयूज की रेंज बता रखी है, किस किस को सेल किया था दर्जनों भर में, होटल से लेकर ब्रेड मेकर्स तक। ब्रेड मेकर मतलब छोटा हो गया व्यापारी, ये छोटी कंपनी हो गई जो ब्रेड बनाने वाली कंपनी है, और होटल्स बड़े हो गए, तो होटल से लेकर ब्रेड मेकर्स जो थे उनको सेल किया था। सम इंक्लूडिंग बाल्को एंड हिंदुस्तान जिंक, अब सम कुछ, अब ये सम, यह सब सब्जेक्ट है, ठीक है। गवर्नमेंट यहाँ पे सब्जेक्ट है, गवर्नमेंट को देखकर तो यहाँ पे हैज है, सम को देखकर यहाँ पे हैव है, तो कुछ जिसमें शामिल है, इंक्लूडिंग प्रेपोजिशन होता है, तो कुछ जिसमें शामिल है बाल्को और हिंदुस्तान जिंक, ये कुछ कंपनीज के नाम हैं। वेयर, जहाँ पर द गवर्नमेंट स्टिल हैज रेजिड्यूअल, रेजिड्यूअल को बोलते हैं, ये रेजिड्यूअल बोलते हैं इसको, इसका मतलब रिमेनिंग है, बचा कुचा, इसका मतलब है रिमेनिंग, बचा कुचा। माइनॉरिटी स्टेक्स का मतलब थोड़ा बहुत हिस्सेदारी, स्टेक का मतलब बताया था मैंने, हिस्सेदारी को बोलते हैं, शेयर को बोलते हैं। ये वर्ड बहुत बार आप पढ़ोगे जब भी बिजनेस आर्टिकल पढ़ोगे। तो कुछ जिसमें शामिल है बाल्को और हिंदुस्तान जिंक, जहां पर गवर्नमेंट अभी भी, स्टिल का मतलब होता है इवन नाउ, अभी भी, यट का मतलब होता है अनटिल नाउ, अब तक, ठीक है। तो कुछ जिसमें बाल्को और हिंदुस्तान जिंक शामिल है, जहां पे गवर्नमेंट का अभी भी कुछ हिस्सेदारी है, बची कुछ हिस्सेदारी है। हैव फेयर्ड मच बेटर, इन्होंने, ये बाल्को और हिंदुस्तान जिंक की बात है, इन जैसी कंपनीज की बात है, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। फेयर का मतलब परफॉर्म करना है ना, इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है अंडर प्राइवेट मैनेजमेंट, प्राइवेट मैनेजमेंट के अधीन रहकर, है ना, निजीकरण के बाद में इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इट कैन बी नो वंस केस, अब ये इट कैन बी नो वंस केस का मतलब यह है किसी भी का केस नहीं हो सकता, दैट इंडियाज पब्लिक सेक्टर रिमेन्स, कि भारत का पब्लिक सेक्टर है वो बना रहे एट द कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी, कि ये अर्थव्यवस्था का कमांडिंग हाइट बना रहे, उल्लेखनीय उपलब्धि रहे। इसका मतलब ये है कि सभी चाहते तो यही है कि
कि पब्लिक सेक्टर जो है, सार्वजनिक क्षेत्र जो है, सरकार के स्वामित्व वाला क्षेत्र है, वो इकोनॉमी में काफ़ी उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त करता है, लेकिन आखिरकार ऐसा हो नहीं रहा है, वर्तमान में ऐसा देखने को आ नहीं रहा है, इस निजीकरण की ओर लगातार बढ़ रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम का मतलब होता है से अलग। अपार्ट फ्रॉम का मतलब इस किसी चीज़ से अलग, किससे अलग या किसके मतलब अलावा। रेजिंग प्रेशस रेवेन्यूज, प्रेशस का बहुमूल्य, रेवेन्यूज का मतलब आय, तो रेज जुटाने को बोलते हैं। तो बहुमूल्य जो आप रेवेन्यू जुटाने की बात कर रहे हो उससे अलावा अगर बात करें, द सेल और क्लोजर ऑफ सच फर्म्स, तो बिक्री है या बंद कर रहे हो ऐसी फर्म्स को। सच के बाद देखो आपकी बार फर्म्स दे रखी है, प्लूरल नाउन है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये सिंगुलर होती तो ए लगाना पड़ता। तो जो भी बिक्री हो रही है, सेल हो रही है या फिर आप बंद कर रहे हो ऐसी फर्म्स को, तो विल हेल्प, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि एक्सचेकर जो है उसको मदद मिलेगी। स्टॉप थ्रोइंग गुड मनी आफ्टर बैड, एक्सचेकर को हेल्प मिलेगी। अब देखो हेल्प जो है, हेल्प के साथ में सीधा V0 लगा रखा है, आप चाहें तो हेल्प के बाद 2 + V0 भी लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रचलन में है V0, ठीक है। एक्सचेकर का मतलब खजाना होता है, जिसमें पैसा रखा जाता है, उस खजाने को बोलते हैं, ट्रेजरी जो होती है ना उसको बोलते हैं एक्सचेकर। थ्रोइंग गुड मनी आफ्टर बैड, अब थ्रोइंग गुड मनी आफ्टर बैड का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि कई बार दौर आता है ऐसा जहाँ पे बिल्कुल भी पैसा नहीं बचता सरकार के पास, है ना, फिर ये कुछ करना पड़ता है। और मतलब यूँ कहें कि यहाँ थोड़ी इरेगुलरिटी जो बनी हुई है फंडिंग के अंदर, उसको यहाँ पे ख़त्म करेगा ये। तो इसके अलावा कि आपको प्रेशस रेवेन्यूज़ तो मिलेगा, मतलब बहुमूल्य आपको जो आय सर्जित होगी वो तो ठीक है, लेकिन आप जो ये क्लोज कर रहे हो, सेल कर रहे हो ऐसी फर्म्स की, इससे जो एक्सचेकर की इरेगुलरिटीज़ है वो भी खत्म होगी। एंड फनल इट, फनल का मतलब यहाँ पे, फनल वैसे कीप होता है, साइंस में आपने प्रयोग पढ़े होंगे, ऐसे देखा होगा इसका चित्र। अब फनल यहाँ पे जो है इसका मतलब है डायरेक्ट करना, ये एक वर्ब के रूप में है, डायरेक्ट करना, गाइड करना, ठीक है, ये इसके मीनिंग है। तो ये इसे गाइड करेगा, स्टीयर करेगा, मार्गदर्शित करेगा, निर्देशित करेगा इनटू मोर प्रोडक्टिव एंडेवर्स। मोर प्रोडक्टिव, अधिक प्रोडक्टिव का मतलब लाभदायक, बेनिफिशियल, यहाँ पे इसका मतलब है प्रॉफिटेबल, अधिक लाभदायक। एंडेवर्स का मतलब मान लीजिए कि वैसे तो एंडेवर्स का मतलब प्रयास होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एंडेवर्स का मतलब मान लो एस्पेक्ट्स, अलग अलग जो बहुत ही फायदेमंद एस्पेक्ट्स होंगे, पहलू होंगे, उसके लिए ये प्रेरित करेगा, उसकी ओर आगे बढ़ाएगा, ठीक है। इट इज़ नॉट क्लियर, ये स्पष्ट नहीं है कि वाई इट टुक द नरेंद्र मोदी एडमिनिस्ट्रेशन, की क्यों नरेंद्र मोदी सरकार को लगा सो लॉन्ग, इतना ज़्यादा वक्त, टू आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट का मतलब होता है टू एक्सप्रेस क्लियरली, क्या मतलब होता है, एक्सप्रेस क्लियरली। तो ये बात स्पष्ट नहीं है कि क्यों नरेंद्र मोदी सरकार को इतना ज़्यादा वक्त लगा इस प्लान को आर्टिकुलेट करने के लिए, इस योजना को लाने के लिए, और मेक हेडवे, मेक हेडवे का मतलब होता है प्रोग्रेस करना या प्रोग्रेस करने में, आगे बढ़ने में, ऑन दिस फ्रंट, इस मुद्दे पर, ठीक है। इवन विदाउट सच अ ब्लूप्रिंट, इवन विदाउट, यहाँ तक कि बगैर ब्लूप्रिंट के, एज द पीएम हैड डिक्लेयर्ड, जैसा कि पीएम ने डिक्लेयर किया था बैक इन 2014, कब की बात है, 2014 की, दैट द गवर्नमेंट हैड नो बिजनेस बीइंग इन बिजनेस, कि गवर्नमेंट का कोई मानस नहीं है बिजनेस में रहने का, ये मतलब हो गया, है ना। नो बिजनेस बीइंग इन बिजनेस का मतलब है कि गवर्नमेंट यहाँ पे कोई व्यापार के अंदर अपने आप को नहीं रखना चाहती, एग्जिट करना चाहती है, ये कहना चाहता है। नाउ दैट द पॉलिसी इज इन प्लेस, अब जब पॉलिसी है प्लेस, मतलब इन प्लेस का मतलब हो गया एग्जिस्ट कर रही है, अब जब पॉलिसी बन चुकी है। टैक्टफुल एग्जीक्यूशन, तो अब रणनीतिक एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन का मतलब तो एग्जीक्यूट करने का प्रोसेस, टैक्टफुल का मतलब है स्ट्रेटेजिक, रणनीतिक, जो प्लानिंग के द्वारा किया जाता है, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, ठीक है। अब जब योजना जो है बन चुकी है, तो इसका सही तरीके से रणनीतिक तौर पर जो एग्जीक्यूशन जो है वो उतना ही महत्वपूर्ण होगा। देखो एज के बीच आ रहा है, क्रिटिकली पॉजिटिव डिग्री है, एज की डिग्री पॉजिटिव आती है, ये उतना ही महत्वपूर्ण होगा जितना कि डील करना है। डील करना मतलब निपटना है, या फिर डील करने का मतलब हो गया कि आप इसको टैकल करते हो। द यूजुअल पॉकेट्स ऑफ रेसिस्टेंस, पॉकेट्स रेसिस्टेंस का मतलब थोड़े बहुत लोग, मुट्ठी भर लोग जो विरोध करते हैं। डेफिनेटली निजीकरण की ओर जब सरकार जा रही है तो बहुत एक तबका ऐसा भी है देश में जो कि विरोध करेगा, बिल्कुल करना भी चाहिए, ठीक है। तो ये जो चीज़ है यूजुअल पॉकेट्स ऑफ रेजिस्टेंस जो है, जो सामान्य जो लोग हैं जो कि विरोध करेंगे, दैट वुड क्रॉप अप, क्रॉप अप का मतलब होता है इमर्ज होना। ये जो वर्ड है क्रॉप अप, ये फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब है इमर्ज होना, अचानक से सामने आना, अचानक से अपीयर होना, ये सब इसका मीनिंग है, ठीक है। तो ये उतना ही महत्वपूर्ण होगा जितना कि इन लोगों से निपटना है, जो लोग यहाँ पे उभर कर आएंगे, जैसे ये बातें सुनेंगे तो जैसे ये लोग निकल कर आएंगे तो इनसे निपटना भी इंपॉर्टेंट है, वैसे ही इन योजनाओं को सही तरीके से लागू करना भी इंपॉर्टेंट है, ये बोलना चाहता है। आगे देखिए, वाइल स्टॉक मार्केट्स आर ऑन ए हाई, अब कह रहा है यद्यपि, वाइल से स्टार्ट है तो 2 क्लोज आप एक्सपेक्ट करेंगे।
एक क्लोज वाइल से लेकर हाई तक का है, दूसरा क्लोज है फिर नया अध्याय फाइनेंशियल से लेकर आगे तक बढ़ दे रखा है पेंडेमिक तक तो खैर नया देखें ऑप्टिमल तक मान लीजिए। तो यद्यपि जो स्टॉक मार्केट्स है वो हाई पर है, मतलब काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है स्टॉक मार्केट। द फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ पोटेंशियल बिडर्स, तो जो वित्तीय कैपेसिटी है, जो वित्तीय क्षमता है किसकी, पोटेंशियल बिडर्स की। पोटेंशियल का मतलब संभावित और पॉसिबल, लाइकली है ना। बिडर्स का मतलब नीलामी लगाने वाले या फिर कहें कि बोली लगाने वाले, जो निवेश करने वाले हैं। मे नॉट बी ऑप्टिमल, ऑप्टिमल का मतलब है हाईएस्ट या बेस्ट, हाईएस्ट या बेस्ट, सर्वोच्च नहीं है कहने का मतलब। तो कह रहा है कि यद्यपि यहां पे मार्केट जो है वो हाई पर है, फिर भी जो फाइनेंशियल क्षमता है पोटेंशियल बिडर्स की कि कौन कौन इसमें निवेश करेगा, कौन निजीकरण, मतलब जो निजीकरण कर रही है कौन इसको खरीदेगा, कौन इसकी बोली लगाकर कोई कंपनी को खरीदेगा, ये मतलब हाईएस्ट या बेस्ट स्तर पे नहीं है। और ये किस कारण से है, तो थैंक्स टू, वहाँ लगता है जहाँ आप एक ठीकरा फोड़ते हो किसी के ऊपर कि भाई इसके कारण ऐसा हुआ, तो थैंक्स टू द पेंडेमिक, तो ये वैश्विक महामारी के कारण ऐसा हुआ है कि लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अब इतना बड़ा निवेश कर सकें, सरकारी कंपनी को खरीद सकें। ठीक है। अमंग इट्स मल्टीपल चैलेंजेस, अमंग का मतलब होता है के बीच, इट्स मल्टीपल चैलेंजेस, इसके पास अनेकों चुनौतियां हैं। उन चुनौतियों में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस में द गवर्नमेंट विल नीड, गवर्नमेंट को जरूरत पड़ेगी टू क्रिएट कॉन्फिडेंस इन द सेल प्रोसेसेस, की गवर्नमेंट जो है जो सेल प्रोसेसेस हैं, जो बिक्री की प्रक्रिया है उसमें विश्वास जागृत करे, उसमें कॉन्फिडेंस क्रिएट करे। दूसरा काम क्या करे, इंश्योर, सुनिश्चित करे, असेंबलेंस, सेम्बलेंस का मतलब होता है सिमिलैरिटी, सेम्बलेंस का मतलब सिमिलैरिटी, एक रूपता। और क्या करे, सेम्बलेंस यहां पे बनाए ऑफ फेयर वैल्यूएशंस, फेयर का मतलब बिल्कुल सही सही वैल्यूएशंस का सेम्बलेंस भी दे, है ना, कि वास्तव में वैल्यूएशन क्या कंपनी का, बिल्कुल ठीक वैल्यूएशन, बिल्कुल एक जैसा वैल्यूएशन है ना, वो सुनिश्चित करे। गिव ऑफिसर्स सम कवर, ऑफिसर्स को कुछ कवर दे फ्रॉम पोटेंशियल पोस्ट ट्रांजैक्शन वॉच हंट्स, है ना। पोटेंशियल का मतलब संभावित, पोस्ट ट्रांजैक्शन का मतलब ट्रांजैक्शन के बाद का, विच हंट का मतलब होता है कि समाज हित में अगर कोई व्यक्ति संदिग्ध ट्रांजैक्शन करता है तो उसको आड़े हाथों लिया जाता है, उसको पनिश करते हैं, उस पर मुकदमा चलता है, उसको विच हंट बोलते हैं। ऑडिटर्स के द्वारा, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के द्वारा जो ट्रांजैक्शन के बाद संभावित रूप से ऑफिसर्स को विच हंट का शिकार होना पड़ता है, उनको सुरक्षा दे सरकार। ठीक है। सीक्वेंस द सेल्स, सेल्स को सीक्वेंस में रखे, मतलब एक व्यवस्थित करे, बिक्री कैसे कैसे करनी है। सो दैट द इकोनॉमी डज नॉट फेस शॉक्स और क्रिएट मोनोपोलीज, इससे क्या होगा, ताकि इकोनॉमी जो है वो ना तो शॉक करे, मतलब ना तो मतलब झटकों को फेस करना पड़े, ये शॉक्स जो हैं उसको फेस करे, और या फिर क्रिएट मोनोपोलीज, या फिर कहीं एकाधिकार नहीं हो जाए किसी चीज़ का अर्थव्यवस्था में, ये भी देखें। एंड मोस्ट ऑफ ऑल, और सबसे बड़ी चीज़, मोस्ट मतलब सबसे बड़ी चीज़, अबव ऑल, मैनेज इलेक्टोरल प्रेशर्स, जो चुनावी प्रेशर होंगे उसको मैनेज करें। इन ज्यूरिसडिक्शन, जो भी न्यायिक क्षेत्र हैं जहां भी चुनाव हैं, वेयर दीज यूनिट्स वुड बी लोकेटेड, जहां पर ये यूनिट्स, ये इकाइयां लोकेट की जाएंगी, जहां पे ये चीज़ें लगेंगी, ये इसके संयंत्र लगेंगे, यहाँ का प्लांट लगेगा, इंडस्ट्री स्थापित होगी, वहां पर चुनावी प्रेशर को भी झेले, ये सब सरकारों को करना पड़ेगा। एक्चुअल में लेखक जो है वो आज इस लेख को आपको देख पढ़ के लग रहा होगा कि लेखक ऐसा कैसे सोच सकता है, क्योंकि जो भी देशभक्त हैं, जो भी राष्ट्र की बात सोचते हैं, उनको लग रहा होगा कि ऐसा कैसे बोल सकते हैं, निजीकरण हो रहा है, कंपनियां बेची जा रही है, सरकार साफ साफ कह रही है कि हमारा कोई बिजनेस नहीं है इसमें, हमारा बिजनेस, मतलब कहते हैं ना, इट इज़ नन ऑफ माय बिजनेस, ये मेरा काम नहीं है, तो सरकार साफ साफ ये कह रही है, तो इसका मतलब ये सरकारें बेच रही है, तो क्या ये सही है? लेकिन लेखक ने इसको सही ठहराया है। तो यहाँ पे एक चीज़ सीख सकते हो आप कि जब भी कोई नेगेटिव चीज़ है उसको भी बहुत पॉजिटिव तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है। ये भी एक आर्ट है लेखक की, देखो इसने किस तरीके से प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो ये उन चीज़ों को लेकर लिखा गया, सरकार के पक्ष में ये आर्टिकल लिखा गया है। एक बार फिर समझ लेना, यहाँ पे कह रहा है बहुत सारे चैलेंज सरकार के सामने हैं, मल्टीपल चैलेंजेस है, मल्टीपल के बाद नाउन प्लूरल ही लगती है ना, तो मल्टीपल चैलेंजेस हैं सरकार के सामने। और उन चैलेंजेस में गवर्नमेंट, कौन कौन से चैलेंजेस है? एक तो चैलेंज ये है कि सरकार को जो सेल प्रोसेसेस होने हैं, बिक्री प्रक्रिया है, उसमें विश्वास जागृत करना है। दूसरा क्या करना है? फेयर वैल्यूएशंस रखनी है, सुनिश्चित करनी है कि बिल्कुल सही वैल्यूएशन रखें, है ना, सही पैसा रखें, मतलब ऐसा नहीं कि बढ़ा चढ़ा के पैसा यहाँ पे ले बेचने के लिए। बहुत सिंपल तरीके से अगर समझोगे तो कोई चीज़ अगर आपको बेचनी है, जैसे कोई मोबाइल बेचना है, उसकी कीमत 5,000 रुपये, आप 7,000 नहीं मांगे, आप 5, 4.5, 4 तक मांगे तो बिक जाएगा, वैसी कोई चीज़। इसके बाद में जो मतलब ट्रांजैक्शन के बाद में क्या होता है कि लेन देन को देखा जाता है ऑडिटर्स के द्वारा, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के द्वारा, जो विच हंट का शिकार उनको होना पड़ता है, तो उन ऑफिसर्स को यहाँ पे कवर करें।
फिर यहाँ पे सेल्स को सीक्वेंस भी करे, सही तरीके से एक के बाद एक सेल्स करे, ऐसा नहीं एक साथ मन ना बेचे, क्योंकि एक साथ में इस तरह से करोगे तो हो सकता है कि इकोनॉमी को शॉक्स का सामना करना पड़े और मोनोपोलीज क्रिएट हो जाएं, एकाधिकार बन जाए कुछ कंपनी का मार्केट में। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ जहाँ पे ये संयंत्र या यूनिट्स लगाई जाएंगी, लोकेट की जाएंगी, वहाँ पे चुनावी प्रेशर्स को झेलने के लिए भी मैनेज करें। अ सिंगल कॉन्ट्रोवर्शियल ट्रांजैक्शन, कोई भी अगर कॉन्ट्रोवर्शियल ट्रांजैक्शन होता है, कोई भी विवादास्पद ट्रांजैक्शन होता है, कुड स्कटल, तो वो डिस्ट्रॉय कर सकता है, रियून कर सकता है। स्कटल का मतलब डिस्ट्रॉय करना है, स्कटल का वैसे भागना भी होता है, लेकिन यहाँ पे इसका डिस्ट्रॉय करना, रूइन करना है। तो कोई सिंगल कॉन्ट्रोवर्शियल ट्रांजैक्शन जो है वो स्कटल कर सकता है मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब गति होती है, जिस गति से आप आगे बढ़ रहे हो। मान लीजिए कि एक गाड़ी चलाते हो आप, गाड़ी फर्स्ट गियर में लिया, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में, फिर हाईवे आया, फोर्थ फिफ्थ में चले गए, तो इसका मतलब ये आप बिल्कुल स्मूथ वे से आगे बढ़ रहे हो। फिर ब्रेकर आया तो वो मोमेंटम आपका बिगड़ जाता है, फिर से आपको गियर जो निकालने पड़ते हैं वापस से बैक करना पड़ता है, फिर से आपको थर्ड सेकंड फर्स्ट गियर पे लाना पड़ता है ना। भीड़ भाड़ वाले इलाके में मोमेंटम आपका डिस्टर्ब हो जाता है। तो वही चीज़ है कि ये जो मोमेंटम बना हुआ है ये डिस्ट्रॉय कर सकता है अगर एक भी ट्रांजैक्शन कॉन्ट्रोवर्शियल रहा तो। ट्रांजैक्शन नाउन है, कॉन्ट्रोवर्शियल एडजेक्टिव है। बिहाइंड सच ए प्लान, मतलब जो मोमेंटम बना हुआ है, ऐसी योजना के पीछे जो माहौल बना हुआ है उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। एंड इंडिया कैन इल अफोर्ड इट, जहां भी इल अफोर्ड आ रहा है इसका मतलब मान लो नॉट अफोर्ड, तो भारत इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता, भारत इस चीज़ को वहन नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब देखिए रिवीजन। स्कटल का मतलब क्या है? स्कटल से मतलब है डिस्ट्रॉय करना, तो ये हो गया, एक नंबर को जोड़ेंगे सी से, मतलब नष्ट करना। क्रॉप अप का मतलब इमर्ज होना है, अचानक से उभर के आना, सामने आना। रेजिड्यूअल, रेजिड्यूअल का मतलब होता है रिमेनिंग, तो ये ए जोड़ देंगे। फनल है, फनल का मतलब होता है चैनल, गाइड, स्टीयर, तो बी जोड़ देंगे। और स्टांस का मतलब होता है व्यू पॉइंट, नज़रिया, तो डी जोड़ देंगे। तो ये था आपका आज का सेशन। आज ट्रांसलेशन को मैंने इंक्लूड नहीं किया है, कल लिखेंगे ट्रांसलेशन वाले सेंटेंसेस, कल इंक्लूड कर लेंगे। तो मिलते हैं कल शाम 5 बजे। और उससे पहले बता दूं आपको, एक सेशन और 2 दिन से प्रोवाइड करवाया जा रहा है आपको। जो बिगिनर्स के लिए मैंने सेशन स्टार्ट किया था उसमें 15 सेशंस हो चुके हैं, आप जाकर देखें प्लेलिस्ट में। एक प्लेलिस्ट मैंने नई बना दी है उसमें, वैसे उसमें तो कल का सेशन मिल जाएगा, और मुझे जैसे टाइम मिलेगा तो पहले वाले सेशंस भी उसी प्लेलिस्ट में शिफ्ट कर दूंगा। अदरवाइज एक और प्लेलिस्ट बनी हुई है शायद, इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग फॉर वोकैबुलरी एंड ग्रामर, ऐसा कुछ मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, वो देख लीजिएगा। वहाँ पे पिछले 14 सेशंस भी आपको मिल जाएंगे। तो वो सेशन उन बच्चों के लिए खास जिनको ये चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल लगती हैं, वो बहुत आसान तरीके से, बहुत सिंपल सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके हर एक बात को समझा कर वहाँ पढ़ाया जा रहा है। फिर उसके बाद एडवांस लेवल पे आप आना चाहें तो ये देखें, दोनों साथ में देखते हैं तो बहुत ही बेहतर है। तो मिलेंगे कल शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।